एंड वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं खुर्रम हुसैन और मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ। खुर्रम, ये जो आपने कहा कि डंडे के ज़ोर पे नहीं चल सकती, जुगाड़ पे भरोसा है, मुझे 78 साल में कोई एक दौर ज़रा बताइए, मेरी तालीम कीजिए कि जब या तो डंडे की ज़ोर पे मईशत ना चली हो, या जुगाड़ के बल पे मईशत ना चली हो, या जो क्राइसिस आते हैं रीजनल और इंटरनेशनल क्राइसिस, हमने उनको मईशत में ना शामिल किया हो, उनका मुनाफा और रेंट सीकिंग वगैरह वो ना की हो। उसके अलावा कोई चौथा दरवाज़ा कभी खुला, कभी भी 78 साल में? नहीं, मुझे तो नहीं कोई याद आ रहा। एक दो मौके थे जहां पे प्रेजेंट किया गया था, जैसे अर्ली 1990s में मियां साहब ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को प्रेजेंट किया था कि बहुत बड़ा कोई रिफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये सच वो थी नहीं वो चीज जो जो उसको प्रेजेंट किया जा रहा था। आई मीन बाय लार्ज आपकी परसेप्शन दुरुस्त है वसुद साहब के। मईशत को बेसिकली जिस तरीके से 50 साल पहले चला रहे थे उसी तरीके से अभी भी चलाने की कोशिश की जा रही है, और एक अजीब व गरीब किस्म की चीज बन गई है जहां पे आधी हमारी मईशत की जो प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है, और बाकी आधी जो है वो मार्केट में सेट होती है। लेकिन वहां पे भी जिस हिसाब से कार्टेलाइजेशन हुई है, तो मार्केट अब किस हद तक वो कर रही है अपना अपना काम, जैसे वो कहना मुश्किल है। सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर कंपटीशन कमीशन ने फोकस डाला है माजी में, आजकल बैंक्स के ऊपर और रेमिटेंस इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर फोकस आया हुआ है कि यहाँ पे मार्केट प्राइसिंग तो ऐसा नहीं नजर आ रही। एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स जो है हमारी, उधर भी कुछ समझ नहीं आती कि यहाँ मार्केट प्राइसिंग है या गवर्नमेंट लेड प्राइसिंग है। तो एक अजीब व गरीब किस्म की चीज बन गई है, ना इधर की ना उधर की, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। मार्केट्स जो हैं वो ये सिर्फ प्रोटेक्शंस और इंसेंटिव्स के अंडर ऑपरेट कर सकती हैं। तो हमें ना मार्केट्स की एफिशिएंसी मिल रही है इस मईशत में, ना हमें गवर्नमेंट की जो प्रोटेक्शंस होती हैं जो पब्लिक को प्रोटेक्ट करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो रेगुलेटरी एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, ना उसका फायदा मिल रहा है। और इसकी वजह से ना एक्सपोर्ट्स हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं, ना इस मईशत को ग्रो कर सकते हैं विदाउट गिविंग राइज टू द सेम डेफिसिट्स ऑल ओवर अगेन। अच्छा मिफ्ता साहब, अब जाहिर है कि जो भी वज़ीर ख़जाना आता है तो बड़ा फोकस होता है उन पे, और कमोपेश बातें वही की जाती हैं। अगेन हम एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वी विल टेक ऑफ द मईशत। वज़ीर ख़जाना के हाथ में कितना होता है? आई मीन कितने फ्रीडम ऑफ एक्शन है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस मुल्क में कई पावर सेंटर्स हैं, ऑफन एट ऑड्स विद वन अनदर, एक बहुत पावरफुल बिजनेस लॉबी भी है। वज़ीर ख़जाना किस हद तक इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है? हाउ मच पावर डज ही एक्चुअली हैव? और वो बजट बनाता है या उससे बनवाया जाता है? देखिए, पाकिस्तान में बजट बनने का जो प्रोसेस है ना, ये आसानी से शुरू कर लेते हैं। वो काफी फिक्स्ड होता है क्योंकि पिछले साल के आपको अखराजात पता होते हैं, आपको इन्फ्लेशन रेट पता होते हैं, तो वो इस साल के जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि भाई इतने इतने अखराजात होंगे। उसके बाद फिर आप आगे बात शुरू करते हैं कि अच्छा अब इतने अखराजात हैं तो मुझे टैक्स कितने उठाने हैं, तो टैक्स किधर लगाने हैं। अब इसमें वजीर खजाना का जो हाथ बंधा हुआ है ना इस वक्त पाकिस्तान में, वो ये है कि आपको रेडिकल सर्जरी की जरूरत है। जो मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि हमारी जिस चाबी से हम ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो चाबी गलत है। हम लोग चेंज कर देते हैं, कभी इमरान खान साहब को चाबी दे दी, कभी मियां नवाज शरीफ को चाबी दे दी, कभी शहबाज शरीफ साहब को चाबी दे दी, कभी जरदारी साहब को चाबी दे दी। फिर लोग चेंज करने से ताला नहीं खुलेगा और चाबी गलत है। तो वो जो अगर औरंगजेब साहब अगर समझते हैं मेरे ख्याल से, और समझते होंगे कि यार अखराजात कम होने चाहिए, PHDP जो 1000 अरब का कर रहे हो इसको 300 अरब पे ले आओ, ये जो सूबे के ADBs हैं इसमें आपने सूबे और वफाक मिलकर 13 अरब डॉलर यानी कि 3500-3600 अरब रुपया खर्च करते हैं। व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर इट? ये चीजें अखराजात कम करो, कुछ टैक्स रेट्स कम करो। तो लेकिन हम वो प्राइम मिनिस्टर का सद्देबाब होता है, या प्राइम मिनिस्टर के अलावा और लोगों का भी सद्देबाब होता है कि वहां पे कुछ अखराजात कम करें। आप जब तक अखराजात कम नहीं कर सकेंगे आप, और टैक्स रेट साथ में कम नहीं कर सकेंगे, तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके बाद निचकारी करना बहुत जरूरी है, इफिशिएंसी लानी है। देखिए, हम ये कहना थोड़ा सा आसान है कि हमारे टेक्सटाइल वाले या हमारे बिजनेसेस जो है वो इमेजिनेटिव नहीं है, बट इट रियली इज आई मीन इट्स नॉट अ फेयर कमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बात दुरुस्त है कि बहुत ज्यादा एक जमाने में रेंट सीकिंग होती थी, और अभी भी शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रेंट सीकिंग करती है। जो इन्होंने कार्टेल की जिक्र किया सीमेंट का, वो भी आई थिंक इट्स नॉट इनकरेक्ट। लेकिन अब तो टेक्सटाइल को कोई मराद को 10-15 साल से नहीं मिल रही है, बल्कि इनके तो रिबेट वगैरह में पैसे फंसे होते हैं।
द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि अगर टेक्सटाइल को जितना भी बुरा करें, वही टेक्सटाइल ही है ना जो एक्सपोर्ट कर लेती है, और तो कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं करती। आपकी कोई ना कोई तो कंपैरेटिव एडवांटेज होगा ना कि जहां आप आगे बढ़ सकें। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जो अमीर तरीन लोग हैं वो क्या हैं, क्या वो एक्सपोर्टर्स हैं या वो IPPs के मालकान हैं? पाकिस्तान में अमीर तरीन लोग कौन है, क्या वो एक्सपोर्टर्स हैं या फर्टिलाइजर्स के मालकान हैं? पाकिस्तान में अमीर तरीन लोग कौन है, क्या ये एक्सपोर्टर्स हैं या चीनी के मामला या हाउसिंग सोसाइटीज के मालिक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउसिंग सोसाइटीज को तो नहीं भूल सकते ना सर मिफ्ता साहब। हाउसिंग सोसाइटीज तो खैर अब तो क्या बोले इनको। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मतलब मतलब अब आप अगर हाउसिंग सोसाइटी में पैसे बना रहे हैं और आपने 5, और उसकी रेगुलेशन क्या है कि आपने 500 कनाल जमीन ली और आपने 2500 प्लॉट बेच दिए, कोई पूछने वाला नहीं। जैसे दुबई के अंदर अगर आप बेचते हैं बिल्डिंग वगैरह तो आपको पूरे के पूरे पैसे एस्क्रो में डालने होते हैं, यहाँ तो आप आवाम के पैसों से जो मर्जी कर लो। सो द थिंग इज कि ये रेगुलेशन जरूर होना चाहिए हाउसिंग वगैरह का, लेकिन हम ये जो है वो ब्लेम करना, इससे पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के आपने इंसेंटिव्स रखे हैं, किस किस्म के रिवॉर्ड्स रखे हैं, और क्या कोई एक्सपोर्ट में आगे बढ़ा है? और ये आंसर इज नो। पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी भी आती है वो पाकिस्तानियों को बेचने के लिए आती है कि जैज ने सरमायाकारी कर ली या दीगर टेलीफोन कंपनीज ने कर ली। पाकिस्तान के अंदर कोई यहाँ से बना के एक्सपोर्ट तो नहीं करता है। तो वाई इज इट कि नाइकी जो है वो वियतनाम में फैक्ट्री लगाता है, सैमसंग जो है वो वियतनाम में फैक्ट्री लगाता है, एडिडास जो है वो कंबोडिया में चले जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं आता। फिर कभी हमने सोचा है कि क्या पाकिस्तान में बिजली जो है कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया इनसे महंगी है या नहीं? वो है। क्या उनसे महंगी गैस है? क्या उनसे ज्यादा टैक्स रेट्स हैं? तो फिर हमको जरा सा अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, और वो हम नहीं कर पाए। अब ये जो हुकूमत है, मैं अगर इफ आई एम अलाउड टू से दिस, देखिए आज कल का पेट्रोल की जो इंटरनेशनल प्राइस थी ना ब्रेंट की, वो $58 थी, $58.80। फिर अब मतलब $60 से कम ब्रेंट आ गई। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से मसला खत्म हो गया है, वो कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट कम हो रही है। लेकिन अगर अब भी ये डिसिप्लिन नहीं ला सकते, एंड विद द 100% सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट बिहाइंड देम, अगर अब भी ये सपोर्ट नहीं ला सकते, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये हुकूमत जो है उसकी कोई सोच भी ऐसी है कि जिसमें वो बेहतरी लाने का सोच रहे हैं। किस हद तक SIFC कामयाब रही है इन ब्रिंगिंग इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट? खुरम जीरो, फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ SIFC के तहत। और ज़रार पाकिस्तान मुल्क में जब बिजनेस कम्युनिटी वन विंडो की बात करते हैं तो वो बेसिकली मार्शल लॉ मांग रहे होते हैं। थोड़ा ज्यादा भी हो गया यार। नहीं, उनका मतलब ही ये होता है बेसिकली, क्योंकि वन विंडो तो फिर आपको हर चीज में उनको चाहिए कि बस एक ही बंदा हो जिसके पास हम अपने सारे मसले जो हैं वो ले जा सकें और वो मसले वहीं पे हल हो जाए। तो आई थिंक वन विंडो तो बहुत कम मुल्क के हैं जहां पे एक्चुअली होती होगी। आई थिंक जो बात अभी मिफ्ता ने की थी कि व्हाई डू कंपनीज लाइक सैमसंग एंड नाइकी गो टू वियतनाम एंड नॉट कम टू पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लांट्स को खड़ा करने के लिए, इसके ऊपर गौर करना जरूरी है। और उसमें सिर्फ ये टैक्सेस और इंटरेस्ट रेट्स और एनर्जी कॉस्ट्स की वजह नहीं है, उसमें आप कंपैरेटिव एजुकेशन और हेल्थ इंडिकेटर्स देख लें दोनों मुल्कों के, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों कोई वहां जाने के यहाँ आने के बजाय उधर जा रहे हैं। क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स को भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ वो क्वालिटी ऑफ योर कोर्ट सिस्टम और क्वालिटी ऑफ योर रेगुलेटर्स कि क्या रेगुलेटर्स प्रोफेशनल हैं, क्या इनके कोर्ट्स जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं बिजनेस में, क्या उनके जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो आर्बिट्रेरी हैं कि एक दिन आपको एक इंसेंटिव दिया और अगले साल कह दिया कि भाई अब हमारे पास डेफिसिट पैदा हो गया तो हम वापस ले रहे हैं इसको। क्या उधर एपिसोड्स ऐसे आए हैं जहां पे उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया हो वियतनाम में, तो वो स्टेट बैंक के जरिए आपको प्रॉफिट्स वापस भेजने में रुकावटें पैदा शुरू करने लग जाएं। दिस इज व्हाट आई मीन बाय द ओवरऑल एनवायरनमेंट। गुफ्तगू बड़ी हो रही है, मज़ेदार, लेकिन मजबूरी है एक ब्रेक लेना है।